औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हम इंतहाई अहमियत का हामिल एक और लॉ का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम कानून तकसीम पंजाब का जो है, जो 2012 में लेजिस्लेचर ने पास किया और वो जनवरी 2023 में इन्फोर्सेबल हुआ पंजाब में। और आज हमारी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और इवन पंजाब की हाई कोर्ट्स में एज वेल एज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पार्टीशन के मामला चल रहे हैं। पार्टीशन का सूट का आज हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्टीशन सूट को हमने अपनी इस वीडियो में कवर करना है। इस लॉ से पहले जितने भी कवानीन थे तकसीम के, पार्टीशन एक्ट 1939 वाला और 2009 वाला पार्टीशन का जो ऑर्डिनेंस, उन तमाम को इस एक्ट के ज़रिए रिपील कर दिया गया है। और आज पंजाब में रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2012 लागू है। और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जिस तरह मैंने पहले बताया है कि तकरीबन सिविल की 20% लिटिगेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तकसीम के मुकदमात ज़ेर समात हैं अदालतों में, जिनकी अपीलें ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती हैं और बाज़ औक़ात वही अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन शेप ऑफ लीव टू अपील की सूरत में मामले सामने आते हैं। और इस तरह ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट और इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ लैंडमार्क जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। और हमारा मकसद इस वीडियो का, इस लेक्चर का वो ये है कि हम अपने बुकला भाइयों को, इसी तरह लॉ के स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को, हत्ता के आम पब्लिक लिटिगेंट्स को ये शऊर और आगाही पहुंचाएं अपने इस लॉ के लेक्चर के ज़रिए कि वो किस तरह अपने लिटिगेशन जो है, अपने किसी कोई घर को तकसीम करवाना चाहता है दो भाई, और अगर इसी तरह कोई बहन भाई अपने वालिद या वालदा की तरफ से छोड़ी हुई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को, वो मकान है, दुकान है या कोई और चीज़ है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो अगर उसको आपस में वर्सा जब तकसीम करवाने के लिए अदालत में आते हैं तो उसके लिए जो कानून है, जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर है, एज वेल एज जजमेंट्स रेंडर्स बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस पे जो जितना भी अब तक केस लॉ डेवलप हो चुका है, वो आज हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। और आज हम अपने इस मुख्तसर लेक्चर में पूरे पंजाब का जो कानून तकसीम है उसका जायज़ा लेंगे मुतलका कानून की रोशनी में। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये 2012 में एक्ट नंबर 4 ऑफ 2012 ये पास हुआ और इसी तरह ये जनवरी 2013 में इन्फोर्सेबल हुआ। ये इसका सेक्शन 1 बताता है, एंड इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ द पंजाब, और ये पूरे पंजाब पर लागू है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जुरिस्डिक्शन, इसका प्रोसीजरल लॉ और इसकी लिमिटेशन के कितने अरसे के दौरान, 6 माह के दौरान, 1 साल के दौरान, 2 साल या 3 साल के दौरान ये तकसीम का दावा दायर हो सकता है। ये रेंट की पिटीशन, सूट फॉर पार्टीशन, ये कितने अरसे में दायर हो सकता है और कितने अरसे के बाद ये दायर नहीं हो सकता, बार्ड बाई टाइम लिमिटेशन हो जाता है। और इस तरह लिमिटेशन एक्ट 1908 की जद में आते हुए ये दावा खारिज हो जाता है। और इसी तरह जुरिस्डिक्शन का मामला वो बहुत अहमियत का हामिल है, बिकॉज इट इज़ वेल सेटल्ड सिविल लॉ that whenever
कोर्ट के सामने अगर कोई मामला आता है सिविल नेचर का, तो कोर्ट ने सबसे पहले जिस चीज को डिटरमन करना है वो जुरिस्डिक्शन है कि क्या अदालत को इस मुकदमे सुनने का अख्तियार समात भी हासिल है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन को उर्फ आम में अख्तियार समात कहते हैं कि क्या अदालत को के सामने जो मुकदमा आया है, जो पार्टीशन सूट, जो तकसीम का दावा अदालत के सामने दायर किया गया है, क्या अदालत इस मुकदमे की सुनने की जुरिस्डिक्शन भी रखती है या नहीं, और अगर जुरिस्डिक्शन रखती है तो फिर इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह ये दावा दायर होगा, किस तरह जवाब दावा आएगा और किस तरह एविडेंस रिकॉर्ड होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और इस तरह बकिया तमाम मराहल तय करते हुए किस तरह अदालत अपनी फाइनल जजमेंट पास करेगी जो कि अपीलेबल होती है, और उसको अगर कोई पार्टी जो अग्रीव है जिसके खिलाफ वो फैसला हुआ है सूट फॉर पार्टीशन, तो वो उसके खिलाफ एक मुकर्रर वक्त में अपील बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकता है, और इसी तरह वो हाई कोर्ट भी जा सकता है मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस में, और इसी तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस में वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लीव टू अपील में भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसका अहम पॉइंट ये है कि ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी जॉइंटली ऑन्ड बाय 2 or more पर्सन, कि ये जो कानून है, ये तकसीम का कानून पंजाब पार्टीशन एक्ट, पंजाब पार्टीशन एक्ट 2012, द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 जो है, ये सिर्फ और सिर्फ उन मामलात को डील करता है कि जब मामला 2 को ऑनर्स के दरमियान या 2 से ज्यादा को ऑनर के दरमियान किसी जायदाद, किसी मकान, किसी प्लाट या किसी दुकान की तकसीम का अगर मसला है, और इसी तरह एक मूरे से आला की वफात के बाद गुरसा में जायदाद की तकसीम का मसला है, तो फिर ये कानून उस वक्त लागू होगा और वो जो एग्रीव पार्टी है वो आके तकसीम का दावा दायर कर सकती है। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखा है कि ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि एक प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी जिसे मुंतकिल किया जा सके, जबकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ये मुस्तकिल बुनियादों पर होती है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो मकान है, दुकान है, और इसी तरह लैंड है का खित्ता है कि जिसको आप किसी दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। और इसका दूसरा अहम पॉइंट ये है कि ये कानून का दायरा अख्तियार एक्सक्लूड कर जाता है, उस पर लागू नहीं होता कि अगर मामला तकसीम का ज़री जायदाद के बारे में हो, तो फिर पंजाब इमूवेबल पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है 2012 ये लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उस पर ही अमल दरामद होता है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है और 2 को ऑनर्स के दरमियान है। यहाँ मैं इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि इससे पहले जो लॉ थे पार्टीशन के मुतल्लिक हमारे पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में, पार्टीशन एक्ट 1939 हुआ करता था, तो उसमें यह था कि को ऑनर्स की बजाय को शेयर्स का लफ्ज़ था, जिसमें ज़री ज़मीन भी आती थी, जिसमें अर्बन एरिया भी आता था, जिसमें रेजिडेंशियल एरिया भी आता था, जिसमें रूरल एरिया भी आता था। बाद में एक नया ऑर्डिनेंस 2009 में लाया गया, जिसमें बाज़ जो लैंड्स थी उनको एक्सक्लूड कर दिया गया, पार्टीशन के इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया, और बाज़ मखसूस जायदाद को उसमें शामिल किया गया। लेकिन इस वक्त जो हम लेटेस्ट, इस वक्त जो काबिल अमल और एप्लीकेबल लॉ है पंजाब में, द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012, ये सिर्फ और सिर्फ को ऑनर्स की बात करता है
ये को शेयरर्स की बात नहीं करता। तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड और लैंड सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर, कि ऐसी जमीन जो कि जरी हो उस पर भी ये कानून लागू नहीं होगा, और ऐसी लैंड विच इज सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर लैंड जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर लैंड, सबसर्विएंट टू एग्रीकल्चर लैंड का मतलब ये है कि एक जमीन डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, लेकिन उस एग्रीकल्चर लैंड को यूज करने के लिए वो जो सबसर्विएंट लैंड है वो उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। उस जगह पर ऐसे औजार रखे गए हैं या ऐसा कोई चीज बनाई गई है जो कि एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट करने में मदद देती है, तो उसको सबसर्विएंट लैंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर लैंड एंड सबसर्विएंट लैंड टू द एग्रीकल्चर लैंड दोनों जो हैं वो इस कानून के दायरा अख्तियार से बाहर हैं। अगर इस जायदाद से मुतल्लिक जो कि जरी है या जरी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस जायदाद के लिए अगर किसी पार्टीज के दरमियान जायदाद की तकसीम का झगड़ा पैदा हो जाए तो उसकी ये लैंड रेवेन्यू एक्ट 1972 वो एप्लीकेबल है, और उसके लिए जो मजाज अथॉरिटी है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज है, तहसीलदार है, असिस्टेंट कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, और उसके बाद फिर सूबाई सतह पर MBR है, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उसके बाद फिर आके सिविल सूट भी दायर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको लैंड रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 172 के तहत, जिसमें सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को डायरेक्टली बाहर कर दिया गया है कि अगर तकसीम का मामला, जरी तकसीम का मामला हो, जरी जायदाद की तकसीम का मामला हो, तो सिविल कोर्ट डायरेक्टली इस पर जुरिस्डिक्शन नहीं ले सकती, बल्कि इसके लिए रेवेन्यू अथॉरिटीज जो हैं वो कॉम्पिटेंट हैं टू इंटरटेन दिस काइंड ऑफ मैटर। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि अगर एग्रीकल्चर लैंड की तकसीम का मामला रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जेर समात हो और इन बिटवीन उसी दौरान अगर उस प्रॉपर्टी का टाइटल का झगड़ा पैदा हो जाए, उसकी ऑनरशिप का झगड़ा पैदा हो जाए, तो फिर उसी वक्त वो जो रेवेन्यू कोर्ट है वो उस मामले को इंटरटेन नहीं कर सकती। रेवेन्यू कोर्ट की यहाँ जुरिस्डिक्शन बार हो जाती है और मामला एक दफा फिर सिविल कोर्ट में आ जाता है, क्योंकि ऑनरशिप और टाइटल का जो डिस्प्यूट है इसके बारे में फैसले का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को है। सिविल कोर्ट विच इज एम्पावर्ड एज पर मैंडेट ऑफ सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ज़ाब्ता दीवानी 1908 की जो दफा 9 है उसमें सिविल कोर्ट को अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन हासिल है, वो बहुत से मामलात को डील कर सकती है एज पर, और उन मामलात पर अपना फैसला सादर कर सकती है जिनकी वजाहत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और इसी तरह दीगर कवानीन में उनकी वजाहत कर दी गई। तो अब हम हमारा जो आज का अपना मौजू जो है वो पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पार्टीशन एक्ट है 2012 उसको देखना। तो उसमें हमने 3 अहम पॉइंट देखे जुरिस्डिक्शन के हवाले से, कि जायदाद का जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ को ऑनर्स के दरमियान होगा, और को शेयरर्स के दरमियान अगर मामला होगा तो वो सिविल कोर्ट इस मामले को इस कानून के तहत नहीं सुनेगी। ये जो हम इस वक्त 2012 का पार्टीशन एक्ट पढ़ रहे हैं, 2012 का पार्टीशन एक्ट जो है ये अगर को ऑनर्स के दरमियान जायदाद की तकसीम का झगड़ा हो तो फिर ये इस कानून के तहत अदालत मुकदमा सुन सकती है और उस पर अपना फैसला सादिर कर सकती है। को ऑनर्स की मिसाल ऐसे में मैं देना चाहूँगा कि एक मूले से आला जब फौत हो जाता है तो बाद में उसके अपने बच्चों में, बेटों और बेटियों में मकान की तकसीम का, और इसी तरह अगर कोई कमर्शियल शॉप्स हैं या कोई प्लॉट शहर में लिया हुआ है उसकी तकसीम का अगर कोई झगड़ा पैदा हो जाता है तो फिर
ये कानून जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं 2012 का पार्टीशन एक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट पंजाब, इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट 2012, तो फिर ये कानून लागू होगा और इसके तहत मुकदमे की समाप्त होगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि ऑनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। जिस तरह मैंने कहा कि सेक्शन 9 सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हासिल है कि वो पार्टीशन का सूट जो है, ये जो 2012 का पार्टीशन एक्ट है, इसके मुताबिक सुन सकती है। और इसका जो रेलिवेंट सेक्शन जो है वो 2 और 15 है। विच शैल फॉलो द सीपीसी सेक्शन 2 और 15 ये कहता है। उसके बाद हमने ये देखने हैं कि स्टेजेस इन अ सूट फॉर पार्टीशन, पार्टीशन सूट की कितनी स्टेजें हैं और वो स्टेजें कौन कौन सी हैं, अब हमने इस बात को देखना है। तो सबसे पहली जो इसकी स्टेज है वो रिसीविंग ऑफ प्लेंट है। अदालत के सामने एक मुद्दई, एक अग्रीव्ड पार्टी जो अपनी जायदाद की तकसीम का झगड़ा अपने दीगर जो उसके मालिक हैं मुश्तरका उनसे हल करवाना चाहता है, तो वो एक प्लेंट जो कि उर्फ आम में उर्दू में जिसे दावा कहते हैं, वो दावा ले आएगा सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में। जैसे ही वो प्लेंट आएगी अदालत में, तो अदालत उसको दर्ज रजिस्टर्ड करके डिफेंडेंट को नोटिस जारी कर देगा। ये उसकी दूसरी स्टेज है। और इसकी तीसरी स्टेज ये है कि डिफेंडेंट जिसको नोटिस किया गया है वो अदालत में आएगा और अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करवाएगा। तो ये जो है ये उसकी तीसरी स्टेज है। इसके बाद चौथी जो है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है कि अदालत इशू इस तरह फ्रेम करती है कि दावे को सामने रखती है और जवाब दावे को सामने रखती है। मकसद ये है कि अदालत जो डाइवर्जेंट प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज होती है और उसमें जो पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी और पॉइंट ऑफ वेरिएंस बिटवीन दीज टू लिटिगेटिंग पार्टीज को देखते हुए, यानी कि दावा और जवाब दावा, मुद्दई के क्लेम को देखते हुए और इसी तरह मुद्दला के डिफेंस को देखते हुए अदालत इशू फ्रेम कर देती है और इस बात का तयन करती है कि इसमें कंट्रोवर्सी है क्या, झगड़ा क्या है और कौन सी बात और कौन सा क्लेम मुद्दई ने साबित करना है बजरिया ज़बानी व दस्तावेजी शहादत, और इसमें कौन सी बात या कौन सा क्लेम है जो कि डिफेंडेंट ने साबित करना है बजरिया ज़बानी शहादत या दस्तावेजी शहादत या दोनों शहादतों के जरिए। तो इसके बाद पांचवी स्टेज आ जाएगी, वही जिसको हमने एविडेंस के भी बात कर रहे थे। दोनों पार्टीज इस पर अपनी एविडेंस ले आएंगी। वो ज़बानी भी हो सकती है, वो दस्तावेजी भी हो सकती है और ये दोनों एविडेंसेस भी हो सकती है। उसके बाद इसकी जो सातवीं स्टेज है वो बहुत अहम है। यहाँ पर इस कानून में ये एक बहुत अहम बुनियादी फीचर इसमें इंसर्ट किया गया है और इसको लेजिस्लेट किया गया है, जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी है। इसकी जो 7 स्टेज हम देख रहे हैं वो है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी बाय द कोर्ट वेयर सूट इज पेंडिंग। जिस अदालत में तकसीम का दावा इस नए कानून के मुताबिक जेर समात है और अगर दोनों पार्टीज मुद्दई और मुद्दला दोनों तहरीरी तौर पर अपनी कंसेंट, अपनी मर्जी जाहिर कर देते हैं अदालत के सामने, ये लिख कर दे देते हैं कि अगर अदालत अपनी तरफ से कोई कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव एज अ रेफरी मुकर्रर कर दे और वो मौके पर जाकर उस जायदाद के बारे में ये तयन करे कि क्या ये जायदाद काबिल तकसीम भी है या नहीं, और अगर काबिल तकसीम है तो फिर किस पार्टी का कितना हिस्सा बनता है और किस तरफ बनता है। तो इस मकसद के लिए अदालत रेफरी मुकर्रर करती है। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि रेफरी अदालत उसी वक्त मुकर्रर करेगी जब बोथ द पार्टीज हैव ऑलरेडी गिवन देयर कंसेंट, रिटन कंसेंट टू द कोर्ट
for the purpose of appointment of referee, as otherwise court on its own motion cannot appoint a referee for that purpose. तो इसके बाद इसकी जो 8वीं स्टेज है वो इंटरनल ऑक्शन है। मिसाल के तौर पर पहले हमने बात की अपॉइंटमेंट ऑफ रेफरी की। अगर दोनों पार्टीज अपनी रिटन कंसेंट दे देते हैं और अदालत उस पर रेफरी मुकर्रर कर देती है और रेफरी को ये मैंडेट मिलता है, अदालत को ये हुक्म मिलता है कि आपने मौके पर जाकर जो प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है, जिस मकान, दुकान या प्लाट का तकसीब का दावा अदालत के सामने है, उसको रेफरी ने जाकर इन प्रेजेंस ऑफ बोथ द पार्टीज और in presence of representative of both the parties or even in presence of advocates of both the parties, रेफरी उस जगह का जाके खुद विजिट करेगा और अदालत की तरफ से जो उसे मैंडेट दिया गया है वो उस बात का तहरीरी तौर पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जिसमें ये इस बात की को भी लिखेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी काबिल तकसीम है या नहीं है। क्या इस प्रॉपर्टी को तकसीम नहीं किया जा सकता बल्कि इंटरनल ऑक्शन होनी चाहिए। क्या इस प्रॉपर्टी की अगर इंटरनल ऑक्शन नहीं होती तो फिर क्या पब्लिक ऑक्शन होनी चाहिए, और अगर ये प्रॉपर्टी तकसीम हो सकती है तो फिर किस पार्टी का कितना हिस्सा बनता है, ये भी रेफरी अपनी तहरीरी रिपोर्ट में तमाम तर चीज़ों को मेंशन करते हुए अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी ओपन ऑक्शन की। जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर इंटरनल ऑक्शन नहीं हो सकती तो फिर ओपन ऑक्शन होगी। तो अब हमने यहाँ ये समझना है कि इंटरनल ऑक्शन कब होगी और वो कैसे होती है और क्यों होती है, और इसी तरह हमने ये भी देखना है कि इंटरनल ऑक्शन अगर नहीं हो सकती तो फिर ओपन ऑक्शन किस तरह होगी और उसका क्या तरीका होगा, और यहाँ पर इंटरनल और ओपन ऑक्शन का क्या मतलब है। इंटरनल ऑक्शन का मतलब ये है कि अगर रेफरी जाकर मौके पे विजिट करता है, उस प्रॉपर्टी को देखता है जिसके बारे में, जिसकी तकसीम के बारे में दावा अदालत के सामने आया हुआ है और मुद्दा लेकर जवाब दावा आया हुआ है, दोनों पार्टीज जो है वो कंटेस्ट कर रही हैं, तो फिर रेफरी ने जाकर ये देखा कि प्रॉपर्टी जो है वो तकसीम नहीं हो सकती, इसका जो हदूद अरबा है या इसकी जो मेजरमेंट है या इसकी जो लोकेशन है वो इस तरह की है कि ये तकसीम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर इन दो या दो से ज़्यादा जो लिटिगेंट्स हैं उनके दरमियान, जो क्लेमेंट हैं उस जायदाद के उनके दरमियान, तो फिर वो उन्हीं जो उसके क्लेमेंट्स हैं उन्हीं के दरमियान वो ऑक्शन करवाएगा कि ये प्रॉपर्टी आप में से कोई अगर ख़रीदना चाहे तो एक ख़रीद ले, बाकी उसके पैसे ले ले, अपने अपने हिस्से के बाकी पैसे ले ले, और एक हिस्सेदार जो है वो तमाम पैसे भर कर अदा करके बाकी हिस्सेदारों को वो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम through internal auction with the consent as well as order of the court and upon the recommendation of report of referee वो बन सकता है मालिक कि अगर इंटरनल ऑक्शन कामयाब हो जाए और एज पर लॉ एक वारिस बाकी तमाम वारसों को उनके हिस्से के बने हुए जो मुतल्लका पैसे हैं, उनके जो जितना हिस्सा है उस हिस्से से मुतल्लिक जितने भी पैसे बनते हैं उस वक्त के मार्केट वैल्यू और एज पर डीसी शेड्यूल रेट वैल्यू, तो वो अगर अदा कर देता है, इंटरनल ऑक्शन कामयाब हो जाती है और अदालत और रेफरी इस बात को अपनी रिपोर्ट में मेंशन भी कर देता है और इंटरनल ऑक्शन भी हो जाती है, तो अदालत इसको कंफर्म करके उसी वक्त जो है वो फाइनल डिक्री पास कर सकती है। और जहां अब इस बात की भी वजाहत जरूरी है कि जहां दावा तकसीम होगा वहां पर सिर्फ फाइनल डिक्री नहीं होती बल्कि एक प्रीलिमिनरी डिक्री जारी होती है। जिस तरह मैंने कहा कि अगर दोनों पार्टीज कंसेंट दे देती हैं कि रेफरी मुकर्रर किया जाए और रेफरी मौके पे जाकर
जब वो ये तयन करता है कि एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड एंड एज पर their relation with the predecessor interest of the parties, कौन सी पार्टी का कितना हिस्सा बनता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मूरे से आला वफात पा गया है और उसके बाकी गुरसों में उसकी बेवा भी है, उसकी 2 बेटियां भी हैं, 3 बेटे भी हैं, तो फिर कौन से वारिस का कितना हिस्सा बनता है, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताबिक वो जो रेफरी है उन तमाम का वो हिस्सा डिटरमन करेगा और अदालत में अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। और अदालत बाद समाअत करने इतराज़ात बाय बोथ साइड अगर रेफरी की उस रिपोर्ट को कंफर्म कर देता है तो इट मींस इट इज अ प्रीलिमिनरी डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट। और इसी तरह जब ऑक्शन का प्रोसीजर वेदर इंटरनल ऑक्शन हो या पब्लिक ऑक्शन हो, अगर वो मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद तकमील उसकी हो जाती है और बाकी वर्सा को पैसे मिल जाते हैं और उनमें से एक वारिस बाकी तमाम का हिस्सा खरीद लेता है, और जब रेफरी अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाता है और अदालत बाद सुनने दलाइल व इतराज़ात अगर कोई है तो किसी पार्टी को उस पर, क्योंकि उससे पहले तो वो दे चुके होते हैं अपने रिटर्न कंसेंट फॉर दैट पर्पस, अगर फिर भी कोई पार्टी, कोई हिस्सेदार, कोई वारिस ये समझता है कि रेफरी ने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारी हक तलफी हुई है, तो उससे कानून अख्तियार देता है कि वो अदालत में आके जिस वक्त रेफरी अपनी रिपोर्ट जमा करवाता है अदालत के सामने, तो उस वक्त या उससे बाद भी कोई भी पार्टी आकर उस पर अपना इतराज दाखिल कर सकती है, जिसका दूसरा पार्टी उस इतराज़ात का जवाब देंगी और उसके बाद अदालत दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और मिसल का और इसी तरह रिकॉर्ड का मुलाजा करने के बाद मुतलका कानून की रोशनी में उस दरखास्त का, उन इतराज़ात का फैसला कर देगी। अगर इतराज़ात मंजूर होंगे तो रिपोर्ट सेट असाइड हो जाएगी, और अगर इसी तरह इतराज़ात जो है वो पार्टीज के डिसमिस हो गए तो फिर वो जो रिपोर्ट ऑफ रेफरी है वो कंफर्म्ड हो जाएगी, वो अदालत से इंडोर्स्ड हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी, और इस तरह अदालत उसकी बुनियाद पर फाइनल डिक्री पास कर देगी। इसके बाद एक अगला स्टेप है प्राइवेट सेटलमेंट का, कि अगर दौरान दावा पार्टीज ये इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि वो आपस में बैठकर ही प्राइवेटली तौर पर, जैसे खान की तकसीम कर लिया करते थे लोग पहले वक्तों में, अब भी करते हैं, तो अगर वो प्राइवेट सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो तमाम अपनी तहरीरी इजाज़त यानी कंसेंट अदालत में जमा करवाएंगे और अदालत उसके बाद प्राइवेट सेटलमेंट का भी हुक्म दे सकती है। उसके बाद इसका जो आखिरी सब वो जो है स्टेप है वो है सेल सर्टिफिकेट, कि अगर प्रॉपर्टी इंटरनल या फिर पब्लिक ऑक्शन में अगर वो फरोख्त हो गई है और ऑक्शन प्रोसीडिंग कामयाब हो गई हैं और इसी तरह सक्सेसफुल बिडर ने मौके पर 20 और 25% मौके पर ही जमा करवा दिया था और फिर 7 दिनों के अंदर बाकी तमाम जो सेल कॉन्सिडरेशन थी वो उसने अदालत में जमा करा दी, तो इस तरह वो जो सक्सेसफुल बिडर है, वो जो कामयाब बोली दहिंदा है, वो इस बात का हकदार हो जाता है कि अदालत उसके हक में सेल सर्टिफिकेट इशू कर देती है और कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर हो जाता है, जो कि मुतलका रेवेन्यू या कंसर्न ADLR के पास पेश होकर वही जायदाद सक्सेसफुल बिडर के नाम करवा देता है। और जैसे ही वो जायदाद सक्सेसफुल बिडर के नाम मुंतकिल हो जाती है एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड या एज पर रिकॉर्ड ऑफ कंसर्न ऑफिस ऑफ द ADLR, देन जो हिस्सेदार होते हैं वो अदालत में जमा जो रकम है सक्सेसफुल बिडर की, वो जो सेल की ऑक्शन प्राइस है उसके लेने के हकदार होते हैं, मुताबिक उनका हिस्सा जो उनका उस जायदाद में बनता था जिसकी तकसीम के मुतल्लिक उन्होंने अदालत में आके
दावा दायर किया और दूसरे फरीक ने आके अपना जवाब दावा पेश किया। तो इस तरह बहुत जल्दी और आसानी के साथ इस कानून का बुनियादी मकसद भी यही था, और इसके प्रियम्बल में भी ये लिखा हुआ है कि तकसीम के मैटर बहुत सेंसिटिव होते हैं और बिटवीन द को ऑनर्स होते हैं, वो बहन भाई भी हो सकते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तो उनके दरमियान इतनी ज़्यादा लंबी लिटिगेशन नहीं चलनी चाहिए। बहुत सी टेक्निकलिटीज़ को ख़त्म करके और एक फास्ट प्रोसीजर तरतीब देते हुए एक नया कानून लाया गया है, और इसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन और टाइम पीरियड का भी जिक्र कर दिया गया है कि 6 माह के अंदर अंदर पार्टीशन सूट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट इफ बोथ द पार्टीज cooperates with the court and their counsel cooperate with the court in accordance with the well settled principle of civil justice system and bar ethics वगैरह। तो आज की हमने इस मुख्तसर वीडियो में हमने पार्टीशन सूट का प्रोसीजर देखा, पार्टीशन सूट का हमने इसके मुख्तलिफ जो स्टेप थे, जो स्टेजेस थी, उनका जायजा लिया, और इस तरह हमने द पंजाब पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 को समझने की कोशिश की है, और अपने व्यूअर्स को ये बताने की कोशिश की है कि अब आपके तकसीम के दावे कई कई साल नहीं चलेंगे, और अब सिर्फ और सिर्फ 6 माह के अंदर अंदर आपका जो तकसीम का जायदाद का मामला है वो हल हो सकता है बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। तो इसके साथ ही जी रिजवी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।